सुप्रभात बच्चों। आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का वो है थर्मल। थर्मल को हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। एक जिसमें हम लोग एक्सपेंशन की बातें करेंगे, दूसरा जिसमें हम लोग कैलोरीमीटर एंड हीट ट्रांसफर की बात करेंगे। तो थर्मल पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या है बेटा, पहला तो बात है हमारे पास कि हीट क्या होता है। हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस बताता है। अगर ये हीट इज थर्मल एनर्जी और जिसका फ्लो होगा हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा। ठीक है बेटा, ये ले लिया हम लोग ए पार्ट। ये ले लेते हैं हम लोग बी पार्ट, ये सी बना देते हैं, ये डी बना देते हैं, ई बना देते हैं, एफ बना देते हैं, उसी का सब पार्ट रहेगा। चलिए फिर आते हैं हमारे पास टेम्परेचर स्केल के बीच में कन्वर्जन की बात आती है। तो हमेशा याद रखें ये वो लाइन है जो हमें मेजरमेंट या रीडिंग की वैल्यू है। तो सी रीडिंग की वैल्यू इन डिग्री सेल्सियस, केल्विन में, के, फ़ारेनहाइट में एफ। अब मान लो हमारे पास रेजिस्टेंस थर्मोमीटर रहता तो ये आर टी, ये आ जाता आर नॉट और ये आ जाता आर 100। अगर हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम रह जाता तो यहाँ पे आ जाता P100, यहाँ पे आ जाता P नॉट और यहाँ आता PT। सेम अगर कांस्टेंट प्रेशर हो जाता तो V नॉट, V100 एंड VT आ जाता। चलिए, तो इसका तरीका क्या होता है बेटा। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग रीडिंग। तो रीडिंग माइनस लोअर लिमिट, रीडिंग माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्या है बेटा, C माइनस 0 रीडिंग माइनस लोअर लिमिट बाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो कि हमारे पास टोटल रेंज आ गया, ये कांस्टेंट है। अब अगर हम लोग मान लो फ़ारेनहाइट के लिए लिखना है तो बेटा क्या हो जाएगा, F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस 32, मतलब 180 के बराबर। अगर हमें RT के लिए लिखना है तो क्या लिख देंगे हम लोग, RT माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई R100 माइनस आर नॉट के बराबर। सेम आप चाहे तो पीटी के लिए भी लिख सकते हैं। तो पीटी के लिए अगर आप लिखें बेटा, तो पीटी के लिए आ जाएगा हमारे पास पीटी माइनस P0 डिवाइडेड बाई P100 माइनस P नॉट के बराबर। ठीक है, आइए, अगर फॉल्टी थर्मोमीटर होता है बेटा तो कोई बात नहीं है, आप जो नॉर्मल मेथड बताया बस उसी को यूज करें। तो लेट्स से फॉल्टी थर्मोमीटर में जो रीडिंग है वो x है, लोअर लिमिट उसका l और u दे दिया है। तो अगर डिग्री c में लिखना है आपको तो आप लिख सकते हैं डिग्री c के लिए c माइनस 0 बाई 100 माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस एल बाई यू माइनस एल। अब यहाँ से आपको एरर भी निकल जाएगा, तो c का ट्रू वैल्यू आप निकाल सकते हैं, फिर उससे एरर निकल जाएगा। एग्जाम्पल क्वेश्चन इस पार्ट में आए तो हमारे पास बोल रहा है एक एक्यूरेट डिग्री सेल्सियस है। तो याद करना, जो सेल्सियस थर्मोमीटर है वो एक्यूरेट है, ठीक है, एंड फ़ारेनहाइट है जो कि फॉरेन फॉल्टी है। अब जो एक्यूरेट है थर्मोमीटर उसका डिग्री सी 60 डिग्री है और फॉल्टी जो फ़ारेनहाइट हमारे पास है वो 141 शो कर रहा, सेम टेम्परेचर इन्वायरमेंट में। तो बोल रहा है कि बताइए एरर कितना एसोसिएटेड है। तो हम लोग क्या लिख दिए बेटा, हम लोग लिखा फ़ारेनहाइट एंड इनका रिलेशन। तो वो रिलेशन हमारे पास क्या है बेटा, ऊपर लिख देता हूँ। तो C माइनस 0 बटे 100 अभी अभी बात किए थे, F माइनस 32 बाई 180। अब यहाँ से डिग्री सी के करस्पॉन्डिंग जो फ़ारेनहाइट में रीडिंग था वो निकल कर आया। वो वैल्यू कितनी है, 140। आपका कितना आया था बेटा, 141। तो एरर कितना का आया, 1 के बराबर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर। तो जो सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे पास मर्क्यूरी थर्मोमीटर और दूसरा रेसिस्टेंस हम लोग यूज करेंगे थर्मोमीटर। फॉर जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर उसमें मर्क्यूरी क्यों यूज करते हैं बेटा, क्योंकि मर्क्यूरी के पास कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, तो अपने मॉलिक वो ग्लास सरफेस को वेट नहीं करता है। ठीक है, प्योर फॉर्म में आसानी से मिल जाता है, ये लिक्विड ही रहता है काफी वाइड रेंज तक, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि इसका स्पेसिफिक हीट काफी कम है, मतलब ये खुद में हीट एब्जॉर्ब नहीं करता है और इसका कंडक्टिविटी भी ज्यादा है। अगर हम लोग रेसिस्टेंस थर्मोमीटर में बात करें तो प्लैटिनम वायर यूज किया जाता है और ये जो बेस्ड है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अगर आरटी लिखे हम लोग तो ये लिखा जा सकता है रेसिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी के बराबर। अब नेक्स्ट पार्ट में आए तो जिसमें बोला गया है अगर हम लोग मेजरमेंट करें ट्रिपल पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो देख बेटा यहाँ पर रेस्पेक्ट की बात है और उस रेस्पेक्ट के लिए समझे। तो ये है हमारे पास टी, ट्रिपल पॉइंट और डिग्री सी, तो 0 केल्विन हम लोगों ने रखा रेफरेंस हमारे पास, और ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर टी आर जिसको हम लोगों ने लिखा है 273.16। अब सेम रूल यहाँ पर भी लगा दे बेटा। तो मान लो जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं और कोई भी प्रॉपर्टी अगर ले तो एब्सोल्यूट 0 केल्विन पे तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे वो एक्स टी आया और यहाँ पर वो x के बराबर आया, तो आप क्या लिख सकते हैं बेटा, आप लिख सकते हैं t माइनस 0 डिवाइडेड बाई 273.16 that should be equal to x divided by x t के बराबर। ठीक है, यही हमारे पास रूल है इसका। अब यहीं से आ जाए
हमारा जो अगला एग्जाम्पल दिया है, तो क्या बोला है, दो स्केल है x एंड y, ठीक है, जिनके लिए ट्रिपल पॉइंट डिफाइंड कर दिया गया है 300 एंड 450 पे। तो उनके लिए ट्रिपल पॉइंट जो है हमारे पास वो डिफाइंड किया गया है 300 x एंड 450 y के बराबर, ठीक है। यहाँ पर जो स्केल है हमारे पास वो होगा, तो ये है tx और ये है हमारे पास ty के बराबर, ठीक है बेटा। अब tx वाले स्केल के लिए लिख दें, बाकी 0 0 तो यहाँ पे रहेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं tx डिवाइडेड बाई 300x, दैट शुड बी इक्वल टू ty डिवाइडेड बाई 450। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3 ऑफ ty के बराबर। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, तो रेसिस्टेंस थर्मोमीटर के बारे में यहाँ पर यूज किया गया है। तो हमारे पास क्या है एग्जांपल, तो एग्जांपल में देखिए मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग रखे हैं कितना 3.7, तो मेल्टिंग पॉइंट को हम लोगों ने रख दिया 3.7। मेल्टिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री सी में, और ये है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, और ये है हमारे पास कोई भी सी। तो वैल्यूज देखें कहाँ बेटा, तो हमारे पास 4.17 है, ये है 3.7 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। और जिस पॉइंट का टेम्परेचर निकालना है वो है 5.29, यहाँ पे टेम्परेचर लिखाना है। तो हमारा जो लिमिट है आप उसको यूज कर दीजिए, तो t बाई -0 डिवाइडेड बाई 100 -0 दैट शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे आया 5.29 माइनस 5.29 माइनस, तो फिर से लिख दें इसको, हमारे पास जो लिमिट था कहाँ गया भाई, लिमिट 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 क्या था, ड्रॉ कर दीजिए वापस से, ठीक है। तो हमारे पास था t डिवाइडेड बाई 100 शुड बी इक्वल टू 5.29 माइनस 3.7 डिवाइडेड बाई 4.71 माइनस 3.7। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी, टेम्परेचर जो कि आएगा आंसर 157 आ जाएगा। अब आपको अल्फा निकालना है बेटा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, r at 100 जो कि था वैल्यू हमारे पास 4.7, दैट शुड बी इक्वल टू r नॉट 1 प्लस अल्फा, और टेम्परेचर यहाँ पे डिफरेंस 100 है, तो आप r नॉट की वैल्यू 4.7 और 100 की वैल्यू 4.71, r नॉट की वैल्यू 3.7, दैट शुड बी इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू 100 के बराबर। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। आइए इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट में आते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट, चलो बी पार्ट थर्मल एक्सपेंशन पहले लेते हैं, फिर लीनियर, बी इधर रख लिया और सी पार्ट इधर रख लिया। चलिए थर्मल एक्सपेंशन क्या है बेटा, तो किसी भी मटेरियल को अगर हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है, वो एक्सपैंड होता है। अब मटेरियल को देखा जाए तो आपको शायद याद होगा, आपने लेक्चर्स में पढ़ा होगा कि ये क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, और क्रिस्टल के बीच में मान लेते हैं आप स्प्रिंग के जैसे हैं, तो दो एटम्स को कनेक्ट किया हुआ है, ये स्प्रिंग जैसा हम लोग मान लेते हैं। ये अपने नेचुरल पोजीशन पे, अगर आप टेम्परेचर देते हैं तो सेपरेशन बढ़ता है, सेपरेशन बढ़ता है तो इनका एनर्जी बढ़ जाता है, क्योंकि ठीक है, और जो फोर्स लग रहा होता है वो अट्रैक्शन लग रहा होता है। जब आप कोल्ड करते हैं तो सेपरेशन कम होता है, मतलब वहां पे मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं, तो उसको हम लोग कंप्रेशन बोल देते हैं। अब अगर बात करें थर्मल एक्सपेंशन में, तो थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास आइसोट्रोपिक मटेरियल एंड एनाइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक कौन सा हुआ बेटा, जिसका एक्सपेंशन सारे डायरेक्शन में सेम हो, और एनाइसोट्रोपिक का मतलब अलग अलग डायरेक्शन में होंगे एक्सपेंशन अलग अलग, ठीक है। चलिए उसके बाद कुछ और बात है, तो अगर मॉलिक्यूल्स को हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल को हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद क्या होता है बेटा, वो एक्सपैंड होता है। अच्छा, जब मॉलिक्यूल को हीट देते हैं आप, तो उसका काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों बढ़ता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों बढ़ता है। अब काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास वो किस फॉर्म में हो सकता है बेटा, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, वाइब्रेशन हो सकता है, एंड रोटेशन हो सकता है। अगर थर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब क्या है, यहाँ पर लेंथ चेंज होगा, तो एल फाइनल अगर लिखा जाए तो इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के बराबर होगा, डेल्टा टी के बराबर होगा। अगर फ्रैक्शनल चेंज बोले तो डेल्टा एल बाई एल, जिसको हम लोग बाद में थर्मल स्ट्रेन भी बोला होगा, आपको सॉलिड वाले चैप्टर में याद होगा, तो डेल्टा एल बाई एल अल्फा डेल्टा टी। अगर फ्रैक्शनल चेंज के बाद परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई बाई 100 बोल दिया। बट कई बार अगर एन आइसोट्रोपिक मटेरियल है और एक्स वाई जेड सभी डायरेक्शंस के लिए अलग अलग दिया है, तो अल्फा को आप सभी का मीन ले सकते हैं, अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड डिवाइडेड बाई 3 के बराबर आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट में अगर हमारे पास दो मेटल रॉड है जिनका थर्मल कोफिशिएंट अलग अलग है, अल्फा 1 अल्फा 2 है, टेम्परेचर T1 टेम्परेचर T2 दिया हुआ है, तो इनका कॉमन टेम्परेचर क्या होगा, सो दैट फाइनल लेंथ उनका सेम हो जाए। तो वो टेम्परेचर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है बेटा, टेम्परेचर इज इक्वल टू अल्फा 1 T1 माइनस अल्फा 2 T2 डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 के बराबर है। ठीक है, काफी सेम सा फॉर्मूला है, तो आप आराम से इसे याद कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या चेंज होगा बेटा जब टेम्परेचर के लिए रखेंगे, तो ये हमारा केस क्वेश्चंस में कई बार आ जाता है। तो देखो बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप याद करो तो वो होता है हमारे पास mr² के बराबर। मास तो चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा आई बाई आई अगर आप लिखेंगे, डेल्टा आई बाई आई लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2r डेल्टा आर बाई आर के बराबर। डेल्टा आर बाई आर को क्या लिख सकते हैं आप, अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं। अब कई बार यहाँ पे बोल देता है ओमेगा कितना चेंज होगा बेटा, तो डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस डेल्टा आई बाई आई के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर कई बार अपने से पूछा जाता है, और ये सवाल काफी कॉमन है, पहले भी आए हुए सवाल में है कि हमारे पास एक वुडन डेस्क है और वुडन डेस्क के ऊपर हमें एक रिंग रखना है, मेटालिक रिंग रखना है। ठीक है, तो बताइए कितना चेंज इन टेम्परेचर किया जाए। ठीक है, कितना चेंज इन टेम्परेचर किया जाए। ठीक है, तो या उससे पहले ये केस कर लीजिए। ये केस में हमारे पास क्या बोला है, फिर जाकर ये केस आएगा। रुको, ये थोड़ा सा अलग का केस है, तो उस केस को ही पहले करते हैं। तो हमारे पास बोला गया एक मेटालिक रिंग है जिसका डायमीटर डी के बराबर है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा के बराबर। अगर टेम्परेचर ऑफ रिंग को डेल्टा टी से इंक्रीज किया जाए तो राइज इन सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा बेटा। तो सर्कमफेरेंस अगर आप याद करें तो सर्कमफेरेंस हमारे पास क्या होता है बेटा, वो हो जाता है 2 पाई आर के बराबर या पाई इंटू डी के बराबर। पाई इंटू डी के बराबर, पाई इंटू डी के बराबर। तो इंक्रीज इन सर्कमफेरेंस अगर बोला जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगा, पाई इंटू डी इंटू अल्फा डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। अगर चेंज इन डेंसिटी की बात करें तो चेंज इन डेंसिटी से पहले ये लास्ट पार्ट रखेंगे। पहले आ जाते हैं एरियल एक्सपेंशन में विच इज बी, फिर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन सी, फिर आ जाएंगे हम लोग डेंसिटी के फॉर्म में। चलिए, तो बी वाले पार्ट में पहले आ जाते हैं। अब एरिया एक्सपेंशन की बात की गई तो फाइनल एरिया इज इक्वल टू इनिशियल एरिया 1 प्लस बीटा डेल्टा टी के बराबर। अब यहीं से अगर आप डेल्टा ए बाई ए लिखें तो डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बीटा डेल्टा टी के बराबर। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर वॉल्यूमेट्रिक चेंज अगर लिखा जाए तो वी फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब देखो बेटा, वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहा तो डेंसिटी को क्या होना होगा, डिक्रीज करना होगा, क्योंकि मास कांस्टेंट है। तो चेंज इन डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं आप, डेंसिटी फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल डेंसिटी 1 माइनस गामा डेल्टा टी। अच्छा, कई बार हमारे पास अल्फा बीटा एंड गामा में रिलेशन पूछ दिया जाता है बेटा। तो अगर याद करें, एरिया इज इक्वल टू है हमारे पास पाई आर स्क्वायर यानी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो डेल्टा ए बाई ए किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, ट्वाइस डेल्टा आर बाई आर के बराबर हो जाएगा, यानी बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा के बराबर। सेम गामा इज इक्वल टू अगर लिखा जाए तो 3 अल्फा के बराबर। बट अगर एन आइसोट्रोपिक मटेरियल है ना, आइसोट्रोपिक क्या था बेटा, अल्फा अल्फा का एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन अलग है। तो अगर एनआइसोट्रोपिक के लिए देखा जाए तो गामा की वैल्यू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड के समेशन के बराबर होगा। फिर आता है रियल एक्सपेंशन क्या है, अपरेंट एक्सपेंशन क्या है। ये केस क्या होता है बेटा, तो हमारे पास एक कंटेनर होता है, कंटेनर में कोई लिक्विड रखा होता है। अब अगर आप टेम्परेचर देंगे तो जो लिक्विड का एक्सपेंशन है वो एक्चुअल नहीं हो पाएगा, वो कम होगा, क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड उसको रोक रहा होगा। तो हम लोग इसी से अपरेंट एक्सपेंशन निकालते थे। रियल एक्सपेंशन क्या होता है, रियल चेंज इन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इनटू राइज इन टेम्परेचर। अपरेंट एक्सपेंशन की बात करें तो अपरेंट चेंज इन वॉल्यूम जो इतना हुआ है बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी के बराबर। अब देखो बेटा, अगर आप याद करो तो जो अपरेंट एक्सपेंशन है वो रियल एक्सपेंशन माइनस एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड या कंटेनर के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि रियल एक्सपेंशन के कंपैरिजन में कम हो रहा होगा। कई बार ये जो सॉलिड का एक्सपेंशन है वो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा के फॉर्म में भी दिया जाता है। ठीक है, आइए अगले फॉर्म में आते हैं। तो अगला आता है हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ द कैविटी। एक्सपेंशन ऑफ द कैविटी क्या बोलता है बेटा, कि अगर मटेरियल में हमारे पास एक होल किया गया, टेम्परेचर दिया गया, तो इसके सारे डायमेंशंस बनेंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब जो हमारे पास कैविटी है उसका भी डायमेंशन इंक्रीज ही होगा। ठीक है, फिर अगला केस आता है हमारे पास, दो सॉलिड स्फीयर दिए गए हैं, एक स्फीयर है और ये दूसरा स्फीयर है। एक सॉलिड है और एक हॉलो है, एक सॉलिड है एक हॉलो है। तो अगर एक सॉलिड है एक हॉलो है, तो अगर दो मटेरियल वगैरह सब सेम दिया था, इनिशियल रेडियस भी सेम दिया था, अगर सेम टेम्परेचर तक उन्हें हीट किया जाए तो क्योंकि टेम्परेचर फाइनल दोनों के लिए सेम हो जाएगा तो रेडियस भी सेम हो जाएगा। बट अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया बेटा तो सॉलिड में मटेरियल ज्यादा है तो इसका चेंज इन टेम्परेचर कम होगा, हॉलो में मटेरियल कम है तो इसमें चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा होगा। जैसे ही ये ज्यादा होगा इसका मतलब क्या, यहाँ का फाइनल रेडियस भी हॉलो के लिए ज्यादा ही होगा। ठीक है बेटा, चलिए अगले पार्ट पे आते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास, यहां पर कई बार बोलता है कि कितना वॉल्यूम ओवरफ्लो हुआ है, इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए। तो चलिए जरा समझते हैं हम लोग। तो हमारे पास एक फ्लास्क है जिसका ओरिजिनल वॉल्यूम दिया है, इसमें मर्क्यूरी भरा गया था 20 डिग्री सी पे। अच्छा, 100 डिग्री सी पे लेकर गया, तो बताइए फाइनल एक्सपेंशन, अच्छा फाइनल कहाँ गया, कितना ओवरफ्लो हुआ है ये बताना है हमें। ठीक है,
तो पहला चेंज इन वॉल्यूम ग्लास का निकालने, सॉलिड का कितना एक्सपेंशन हुआ था वो निकाल लिया, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, गामा टाइम्स ऑफ चेंज इन वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी के बराबर लिख सकते हैं। डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू था गामा डेल्टा टी, वहां से निकाला। तो अब सारे वैल्यूज को रख दिया, तो उसमें जो एक्सपेंशन हुआ है हमारे पास वो किसके बराबर हुआ, एक्सपेंशन जो हुआ है हमारे पास वो 0.19 के बराबर। ठीक है, अब कुछ और बात समझो बेटा, जो ग्लास का एक्सपेंशन है वो लीनियर एक्सपेंशन दिया था, तो लीनियर एक्सपेंशन अभी बात की कि सॉलिड का एक्सपेंशन में 3 टाइम्स ऑफ अल्फा एस भी बोला जा सकता है। मर्क्यूरी के लिए लिखा जा गया तो मर्क्यूरी का एक्सपेंशन कोफिशिएंट वी नॉट इनटू डेल्टा टी, इसको सिंपलीफाई किया गया तो 2.9 हुआ। अब मर्क्यूरी का एक्सपेंशन, रियल एक्सपेंशन ये है, ग्लास का एक्सपेंशन ये है जिसके कारण एक्सपेंशन रुका था। तो अब टोटल वॉल्यूम अगर या टोटल चेंज इन मर्क्यूरी, वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी देखा जाए तो ये इतना था, दोनों को माइनस कर दिया, यही वो वॉल्यूम है जो कि ओवरफ्लो हो गया होगा। ठीक है बेटा, आ जाइए अब अगले केस पे आते हैं हम लोग। अगला केस बोलता है केस नंबर बी, यहाँ पर आते हैं तो एक पेंडुलम का क्लॉक है जिसमें आयरन का रॉड दिया है वगैरह वगैरह। ठीक है, इसको अगर मेटल का रॉड था तो टेम्परेचर 20 डिग्री सी पे कैलिब्रेटेड था, अगर 40 डिग्री सी पे ले जाया जाए तो कितना फास्ट एंड स्लो होगा, इस बात को हमें बताना है। अब जरा समझो बेटा, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर अगर हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। लेंथ इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, टाइम पीरियड हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा मतलब जो क्लॉक है हमारे पास वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने टेम्परेचर एंड लेंथ का फॉर्म देख लिया, तो डेल्टा एल बाई एल, अब लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू एल का पावर 1/2, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ डेल्टा एल बाई, डेल्टा एल बाई एल को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा डेल्टा टी, वहां से सिंप्लीफाई किया तो डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू निकल कर आया। अब जो 24 घंटे में टाइम था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 24 घंटे में जो टाइम था हमारे पास वो मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि है 24 इंटू 1 आवर का टाइम विच इज 3600। तो जो हमारे पास टाइम लॉस्ट हुआ है क्लॉक क्योंकि स्लो हो गया था वो 10.4 है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट केस पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट केस पे आते हैं हम लोग, तो हमारे पास बोला है एक वायर है जो कि लेंथ एल का है, बेंट इन द फॉर्म ऑफ रिंग है, तो रिंग के फॉर्म में गया है और इनके बीच का कुछ गैप है इनिशियल विच इज x1। अब T1 डिग्री सी पे था, आपने इसे हीट किया और हीट करने के बाद फाइनल x2 आ गया, x2 गैप आ गया, तो बताइए लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या होगा। तो आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं अल्फा की वैल्यू इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है बेटा, ये वहीं से आया है, डेल्टा एल बाई एल दैट शुड बी इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, बस सेम फॉर्मूला है, कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आइए, वो हम लोग बात कर रहे थे कि रिंग का केस, अब रिंग का केस कहाँ होगा पता नहीं, तो ये वुडन डिस्क है, जरा समझे ये केस क्या हो सकता है। वुडन डिस्क है हमारे पास और एक रिंग रखा गया, डिस्क का सपोज जो रेडियस है वो आर के बराबर है, वो आर के बराबर है, रिंग का जो रेडियस है वो स्मॉल रेडियस आर नॉट के बराबर है। अब आपको हीट करना है सो दैट ये रिंग जाकर इसके सरकमफेरेंस पे जाकर चिपक जाए। ठीक है, तो बताना होगा कि अल्फा की वैल्यू कितनी है या टेम्परेचर कितने से चेंज हुआ होगा, बस यही बोलना होगा। तो मैं इसका रिलेशन लिख देता हूँ, बाकी जो भी पूछा गया वो आप उस सवाल के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो देख बेटा, हमारे पास क्या है, डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होनी चाहिए बेटा, डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू हमारे पास अल्फा डेल्टा टी के बराबर होनी चाहिए। तो डेल्टा एल कितना आएगा बेटा, तो दोनों के बीच का रेडियस डिफरेंस दैट इज डेल्टा एल, आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू, अब जो वायर था उसका इनिशियल लेंथ कितने के बराबर था बेटा, आर नॉट के बराबर, आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से भी ये सवाल बन जाएगा। फिर आते हैं हमारे पास इफेक्ट ऑफ बायंसी। बायंसी क्या होगा बेटा, तो बायंसी का मतलब क्या हुआ करता था कि पानी में हमारा सॉलिड है, अब सॉलिड अगर पानी में है बेटा और पानी को हीट किया जा रहा है तो पानी का भी एक्सपेंशन कोफिशिएंट चेंज होगा या वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा, एंड हमारे पास जो सॉलिड है उसका भी चेंज हो रहा होगा। तो अगर बात करें रेशियो ऑफ बायंसी बी डैश बाई बी इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस गामा ऑफ द सॉलिड माइनस गामा ऑफ द लिक्विड इनटू डेल्टा टी के बराबर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 प्लस गामा ऑफ द सॉलिड माइनस गामा ऑफ द लिक्विड इनटू डेल्टा टी के बराबर। उसके बाद आता है हमारे पास लास्ट केस मेटालिक स्ट्रिप। मेटालिक स्ट्रिप क्या होता है बेटा, दो अलग अलग मेटल है, तो एक के लिए हमारे पास अल्फा 1 है अल्फा 2 है, दोनों के लिए जो लेंथ है हमारे पास या थिकनेस है टेम्परेचर टी टी सेम है, लेंथ एल है। अब बेटा जब आप इसे हीट करेंगे तो क्या होगा, ये बेंड कर जाएगा, और यही है कंसेप्ट ऑफ मेटालिक स्ट्रिप। तो जब ये बेंड कर दिया बेटा, तो बेंड करने के बाद का शेप इसका कुछ ये है, ये इनिशियल या इसका जो पहले का लेंथ था वो है, इसको L2 ले लिया, इसको L1 ले लिया। ठीक है बेटा, अब R2 R1 भी ले लिया, तो जो फाइनल का रेडियस है ये देखो उसको R2 ले लिया, और जो लोअर पॉइंट का रेडियस है उसको
1 ले लिया और जो सेंटर का रेडियस है उसको हम लोग r रख लिए। तो थीटा अगर देखें, थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, l बाई आर हो जाएगा, जिसको आप डेल्टा l बाई डेल्टा आर भी लिख सकते हैं, डेल्टा l बाई डेल्टा आर भी लिख दिया। तो l बाई आर को आप किसके बराबर लिख सकते हैं, डेल्टा l को लिखने का एक और तरीका हो गया बेटा, l इन ब्रैकेट अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई, अब जो हमारे पास थिकनेस है बेटा, तो ये टोटल थिकनेस किसके बराबर है, 2t, तो r2 माइनस r2 को हम लोगों ने 2t लिख दिया। यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। फिर आता है हमारे पास मेजरिंग टेप का केस। मेजरिंग टेप का केस हमारे पास क्या बोलता है बेटा, जरा समझे कि मेटालिक मेजरिंग टेप हम लोगों ने यूज किया है, मेटालिक मेजरिंग टेप यूज किया है, ठीक है, जिसको कैलिब्रेट किया गया था T2 टेम्परेचर पे, और ठीक है, जिसके कारण हमारे पास LC इज द करेक्टेड लेंथ। अब जब आप बॉडी को हीट करते हैं या T1 जगह पर यूज करते हैं इसे, तो T1 जगह पर अगर आप या T1 सराउंडिंग में से यूज करते हैं, तो जो करेक्टेड लेंथ है उसका फॉर्मूला हो जाएगा LC इज इक्वल टू अल्फा एम, सॉरी एल एम क्या था बेटा, मेजरिंग टेप का जो लेंथ था हमारे पास वो है 1 प्लस अल्फा ऑफ द सॉलिड, मतलब जो हमारे पास अल्फा ऑफ द स्केल माइनस अल्फा ऑफ द बॉडी इनटू डेल्टा टी। अल्फा ऑफ द स्केल अगर आप देखें बेटा तो वो हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि अगर बॉडी और स्केल के कंपैरिजन में, जो कि मेटल का बना है, तो स्केल का एक्सपेंशन ज्यादा होगा। तो वापस से समझे फॉर्मूला को, क्या लिखा जाएगा, करेक्टेड लेंथ इज इक्वल टू जो भी मेजर्ड वैल्यू है इन ब्रैकेट 1 प्लस चेंज इन अल्फा। तो अल्फा चेंज का मतलब क्या है, जो हमारे पास स्केल है माइनस बॉडी इनटू डेल्टा टी के बराबर। ठीक है, अच्छा, ऑल्दो ये मेजरिंग टेप का केस थोड़ा सा कम यूज होता है हमारे पास। ठीक है, अगर और बात को समझे बेटा, कि अगर हमारा स्केल एक्सपैंड हो रहा है तो जो करेक्शन होगा वो L प्लस डेल्टा L के बराबर हो जाएगा। डेल्टा L को आप अल्फा डेल्टा टी इंटू एल से निकाल सकते हैं। अगर हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तो करेक्टेड लेंथ को L माइनस डेल्टा L से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो हमारे पास अगर क्यूब है जिसके लिए थर्मल को क्यूबिकल एक्सपेंशन इसके लिए गामा दिया है, और प्रेशर P को अप्लाई किया गया है, सो दैट इसका एक्सटेंशन को प्रिवेंट किया जाए। अब याद कर दो बेटा, बल्क मॉडुलस क्या हुआ करता था, तो बल्क मॉडुलस होता था हमारे पास चेंज इन प्रेशर बाई चेंज इन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है, बस वही बात की है। तो चेंज इन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो यहाँ से प्रेशर हमारे पास आया। अब गामा को हम लोग ये भी लिख सकते हैं बेटा, गामा ऑफ द सॉलिड कई बार 3 टाइम्स ऑफ अल्फा के बराबर होता है, तो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा भी हम लोग लिख सकते हैं। आइए उसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्मल स्ट्रेस के बारे में। तो थर्मल स्ट्रेस की अगर बात करें, थर्मल एक्सपेंशन हो रहा होगा और फ्री एक्सपेंशन है, तो थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू उस टाइम पे 0 हो जाएगी। बट अगर आप एक्सपेंशन या थर्मल स्ट्रेन की बात किया जाए, तो डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू अल्फा डेल्टा टी होता है। फिर स्ट्रेस की बात की जाए तो उसको आप गामा टाइम्स ऑफ अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं। और बात की जाए तो स्ट्रेस के साथ फोर्स लिखा जा सकता है, विच इज एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस, इनटू यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा अल्फा डेल्टा टी के बराबर। अच्छा, ठीक है, अब हमारे पास मान लो दो बार रॉड है, और इसके लिए इनिशियल लेंथ अल्फा गामा दोनों दे दिया, अल्फा एंड यंग्स मॉडुलस सॉरी दोनों दे दिया है। टोटल अगर लीनियर एक्सपेंशन की बात की जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल बाई प्लस डेल्टा एल टू, ये है टोटल एक्सपेंशन। डेल्टा एल को क्या लिख सकते हैं बेटा, फोर्स बटे एरिया। एरिया तो सबका सेम रहेगा, L1 अपॉन यंग्स मॉडुलस, सेम F जो दूसरा वायर है उसके लिए F इंटू L2 डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस 2 इंटू एरिया के बराबर। अब इसी को सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से हमारे पास थर्मल फोर्स निकल आएगा। ठीक है, तो थर्मल फोर्स का अगर आप एक्सप्रेशन, या थर्मल फोर्स से आप थर्मल स्ट्रेस डायरेक्टली निकाल लें, तो थर्मल स्ट्रेस का जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो आ जाएगा क्या, वो आ जाएगा हमारे पास डेल्टा टी, जिसको टेम्परेचर भी बोल दिया, L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाई L1 बाई गामा 1 प्लस L2 बाई गामा 2 के बराबर। अगेन यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बस ये वाला अगर आप यहाँ तक याद रख सकते हैं, मतलब टोटल एक्सपेंशन हमारे पास क्या है, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। अगर आपको ये याद रह गया तो आपको फर्दर काम भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि आप डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 याद रखें, सो दैट ये फॉर्मूला का प्रॉब्लम ना हो हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अगला केस आता है जिसमें हम लोग बोलते हैं जंक्शन का शिफ्ट क्या हुआ है, या नो शिफ्ट के कारण बताइए क्या होगा। तो नो शिफ्ट का कंडीशन का मतलब क्या हुआ बेटा, इस बात को समझे। नो शिफ्ट का मतलब हुआ है कि जितना ये एक्सपेंशन होना था उतना ही इसका कंप्रेशन भी हो गया। ठीक है, ये एक सेकंड रुको, नो चेंज इन कंपोनेंट, हाँ वही सवाल है, नो चेंज इन कंपोनेंट का सवाल है। अब इस सवाल में हमारे पास क्या बोला है, स्टील के लिए तो दोनों वैल्यू निकालनी है,
मतलब यंग्स मॉडुलस एंड अल्फा निकालना है, कॉपर के लिए दे दिया गया है। तो अब देखो बेटा टोटल हमारे पास लेंथ फाइनल दिया हुआ है, इसका मतलब डेल्टा एल आप निकाल सकते हैं। तो डेल्टा एल की वैल्यू निकाला, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू। डेल्टा एल वन को लिख दिया हम लोगों ने स्टील का लेंथ, स्टील का अल्फा और डेल्टा टी, प्लस कॉपर का अल्फा, कॉपर का एल एंड डेल्टा टी। तो यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास अल्फा एस आ गया। अब एक वैल्यू आ गई, दूसरी निकालनी है। अब देखो बेटा अगर इसका एक्सपेंशन नहीं हो रहा, मतलब दोनों डायरेक्शन से जो फोर्स लग रहे थे वो सेम हो जाएंगे, मतलब हमारे पास स्ट्रेस सेम हो जाएगा। तो स्ट्रेस सेम अगर हो जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा, सो या यंग्स मॉडुलस इनटू अल्फा का प्रोडक्ट शुड बी कांस्टेंट। मतलब हम लोग लिख सकते हैं Young's modulus of steel into alpha of steel should be equal to Young's modulus of copper into alpha of copper। अब यहाँ पर तीन वैल्यू दी गई थी हमारे पास, Young's modulus निकालना है, ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब अगला जो पार्ट है हमारे पास कैलोरीमीटर का पार्ट है। तो कैलोरीमीटर का पार्ट हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जितने भी आपने अभी 5 स्लाइड देखे होंगे उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। उनको पढ़ने के बाद फॉर्मूला बुक को बना लीजिए, बार बार वीडियो को देखें ताकि आपके दिमाग में वो फॉर्मूलेज, वो केस आपके दिमाग में फीड हो जाए। इतना भी करेंगे आप तो आपके एग्जाम में कुछ चीजें भूली भूली सी नहीं लगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।